तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में रिवर्स बायसिंग क्या होता है, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। बायसिंग का मतलब होता है जब आप एक एक्सटर्नल पोटेंशियल को एक पीएन जंक्शन के अक्रॉस लगाते हैं। पीएन जंक्शन क्या है? एक टू टर्मिनल डिवाइस है। एक साइड पी टाइप होता है, एक साइड एन टाइप होता है। पी साइड को जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो दैट बिकम्स फॉरवर्ड बायस। पी साइड को जब आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और एन साइड को जब आप पॉजिटिव से जोड़ते हैं देन इट बिकम्स रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग की परिभाषा शायद मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है आपको, आप वहां हेडिंग डालेंगे फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बायसिंग। फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बायसिंग। फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बायसिंग। तो पहले वही जैसे मैंने आपसे कहा था कि पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, फिर इकट्ठे एक बार मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा और फिर उस स्टेटमेंट के साथ उसको हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। इन दिस सिचुएशन द रिवर्स वोल्टेज supports the potential barrier. In this situation, the reverse voltage supports the potential barrier. Supports the potential barrier. Due to which potential barrier increases. Due to which potential barrier increases and depletion layer increases and depletion layer increases. Full stop. Under the effect of external electric field, under the effect of external electric field, holes in the p region and electrons in the n region are pushed away from the junction. Holes in the p region and electrons in the n region are pushed away from the junction. That is, they cannot be combined at the junction. They cannot be combined at the junction. So there is almost no flow of current. There is almost no flow of current due to majority charge carriers. Due to majority charge carriers. Full stop. However, due to majority charge carriers, full stop. However, a very small current due to minority charge carrier, very small current due to minority charge carrier flows across the junction, flows across the junction, flows across the junction and this current is known as reverse current. And this current is known as reverse current. This current is known as reverse current. ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है तो समझ में आ जाएगा ये काम कैसे चलता है। अब देखिए ध्यान से, ये इस तरह का वापस से हमने क्या बना लिया, पीएन जंक्शन डायोड कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अब ओरिजिनली पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, तो ये इस विड्थ का था ओरिजिनली। इस साइड चूंकि ये पी टाइप है, एज इट इज पी टाइप, यहां सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, या जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव साइन से भी दिखाया था लास्ट क्लास में। और दूसरी साइड पे चूंकि सारे के सारे वो एन टाइप है, तो एन टाइप पर हमें क्या मिलता है, एन टाइप पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। तो दिस इज एन टाइप और इस साइड हमें क्या मिलेगा, सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस तरफ हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। ये इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। दिस इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है सारा। डन। अब जरा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स
इस तरफ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इस तरफ इस प्रकार से होल्स प्रेजेंट है। इसके दो टर्मिनल थे। अगर मैं कह रहा हूं कि हमने इसे रिवर्स बायसिंग किया हुआ है तो पी टाइप को आप किससे कनेक्ट करोगे? नेगेटिव टर्मिनल से। और एन टाइप को आप किससे कनेक्ट करोगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। और इस प्रकार से आपने ये सर्किट को बना दिया। अब ये सर्किट को जब आपने कंप्लीट कर लिया है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, मींस ये यहां पर कौन सा, ये टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल वाला है और ये वाला टर्मिनल आपका क्या हो गया? पॉजिटिव पोटेंशियल वाला हो गया। अब जरा ध्यान से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे कि उस तरफ भागेंगे? ऑब्वियसली इस तरफ भागेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट किस तरफ होने लग जाएगा? इस तरफ होने लग जाएगा। ये सारे पॉजिटिव की ओर भागने लग जाएंगे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरफ भाग रहे हैं? ये इस तरफ भाग रहे हैं। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, तो ये होल्स की मूवमेंट किस तरफ हो जाएगी? ये सारे के सारे होल्स इस तरफ मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है वो अब क्या हो जाएगा? रिलेटिवली चौड़ा हो जाएगा, रिलेटिवली बड़ा हो जाएगा। यानी ये जो इस तरफ शिफ्ट कर गए तो शिफ्ट करने के बाद जो आपके पास रीजन बचेगा वो अब कुछ ऐसा बचेगा। ये आपका नया वाला रीजन हो गया, दिस इज योर न्यू रीजन। एंड सेम चीज आपको उधर भी देखने को मिलेगी कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब कहां चले गए? उस तरफ चले गए, जिसकी वजह से ये जो आपका डिप्लीशन रीजन था वो यहां से बढ़ के अभी कहां चला गया? वो भी यहां से बढ़ के कुछ इस तरफ चला गया। यानी जो ओरिजिनली आपका डिप्लीशन रीजन था वो डिप्लीशन रीजन क्या कर गया? एक्सपैंड कर गया, इधर भी शिफ्ट कर गया और इधर भी शिफ्ट कर गया। ये पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब जब ये आपको समझ में आ गया कि डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया, तो मुझे बताइए कि क्या किसी भी कीमत पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। तो ये जो नया डिप्लीशन रीजन इतना बड़ा हो जाने के कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहे। होल्स और इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन नहीं करेंगे तो एक नया कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा, और नया कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा तो अंदर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। तो जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो इसका करंट क्या हो जाता है? लगभग ना के बराबर फ्लो करने लग जाता है। हाउएवर यह बात तो सत्य है कि चूंकि ये एन टाइप है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहां पर होल्स नहीं होंगे। होल्स यहां पर होंगे या नहीं? हाँ होंगे। और अगर मैं कह रहा हूं कि ये पी टाइप है तो यहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं? ऑब्वियसली होंगे, पर कम होंगे। पर ये नेगेटिव अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और ये जो पॉजिटिव है ये इन होल्स को रिपेल करेगा। तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वहां पर थोड़ा सा करंट आपको देखने को मिलेगा, पर उसका मैग्नीट्यूड काफी छोटा होगा और वो जो करंट है उसी को हम रिवर्स करंट के नाम से जानते हैं। अब जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको एक बार पढ़िए। इन दिस सिचुएशन द रिवर्स वोल्टेज सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली सपोर्ट अगर नहीं करेगा तो फिर ये डिप्लीशन रीजन बड़ा कैसे होगा? सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर ड्यू टू विच द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस एंड डिप्लीशन रीजन आल्सो इंक्रीजेस। तो डिप्लीशन रीजन क्या हो गया? बढ़ गया। अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है तो उसके दरमियान होगा क्या? अंडर दिस इफेक्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स इन द पी रीजन, होल्स इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन आर पुश्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। देख पा रहे हैं ये अवे मूव हो रहा है, दोनों वो उस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, दोनों अलग अलग दिशा में मूव कर रहे हैं। ड्यू टू विच दे कैन नॉट कंबाइन एट दी जंक्शन। तो जंक्शन पे वो कंबाइन नहीं करेंगे और कंबाइन नहीं करेंगे, देयरफॉर ऑलमोस्ट नो फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाउएवर लिखा है उसने अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और उस करंट को आप क्या कहते हैं? रिवर्स करंट कहते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट देखने को मिलता है पर वो काफी कम होता है। दो बातें यहां मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पेयर में आता है। द करंट विच वी गेट इन फॉरवर्ड बायसिंग इज इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पेयर, वेयर एज जो रिवर्स करंट है वो आता है म्यू एम्पेयर के टर्म्स में। म्यू मतलब 10⁻⁻⁶। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग इज मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर के टर्म्स में,
और रिवर्स बायसिंग में जो करंट आता है वो 10⁻⁻⁶ एम्पेयर्स के टर्म्स में आता है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? चलिए हेडिंग डालें। अगर ये डायग्राम बन गया हो तो हेडिंग डालें, IV characteristics of PN junction diode, IV characteristics of PN junction diode, IV characteristics of PN junction diode। कोई दिक्कत? चलिए देखें IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। अब चूंकि फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग आपको समझ में आ गई है कि फॉरवर्ड बायसिंग कैसे हो रहा है और रिवर्स बायसिंग कैसे हो रहा है, तो सिर्फ आपको उसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड एज IV कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखें उसके अंदर द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड, the graphical relationship between voltage applied across PN junction and current flowing through the junction are called IV characteristics of junction diode. The graphical relationship between voltage applied across PN junction and current flowing through the junction are called IV characteristics of junction diode। अब ये दो तरीके से आप चेक करेंगे, एक कौन सा? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या IV कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा रिवर्स बायसिंग के लिए क्या IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो, जब मैंने आपको कंडक्टर्स पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो मैंने कहा था कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज ओमिक कंडक्टर एंड अदर इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। उसके अंदर सेमीकंडक्टर का जब मैंने आपको ग्राफ बताया था, नॉन ओमिक कंडक्टर में सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ बताया था, वही ग्राफ बताया था जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। उस दिन जो मैंने ग्राफ बनवाया था कि इस तरह से एक हाइपरबोलिक ग्राफ और एक नीचे की ओर ये जो ग्राफ बनवाया था, वो यही ग्राफ बनवाया था, बिकॉज ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है इन द इंटायर रीजन में ये अपने कहीं भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और चूंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर के नाम से आप जानते हैं। तो लिखें फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सब हेडिंग फॉरवर्ड बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने जो ग्राफ बनाया है वो जीई के लिए बनाया है। जीई कौन से ग्रुप में आएगा? जर्मेनियम 15th ग्रुप, नेशनल परमिट फॉर आसाम, साउथ बंगाल, बिहार नहीं, 13th में यह आएगा। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, जीई दैट इज गैलेनियम के लिए, ठीक है, या जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम कहां फंस रहा है? कौन सी गीत 14th में, कौन सी गीत सुना? 14th ग्रुप। तो आप ये इंट्रिंसिक कंडक्टर का आपने एक ग्राफ बनाया। अब चलिए ग्राफ बनाइए, सब लोग ग्राफ को बनाइए और उसके नीचे फिर हम लोग इस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे बना, किस किस तरीके से इसकी ग्राफिंग हमने करी है। डन। दिस इज वोल्टेज, इस एंड पर आप क्या ले रहे हो? वोल्टेज अप्लाइड, और इस एंड पर आप क्या ले रहे हो? करंट। दिस इज करंट, ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे वोल्टेज जा रहा है। वोल्टेज की वैल्यू आप ले रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड सो ऑन। वेयरएज इस एंड पर आप ले रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, इस एंड पर आप ले रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये चूंकि फॉरवर्ड बायसिंग का है तो करंट जो आप ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? मिली एम्पेयर में। और पोटेंशियल तो एज यूजुअल जनरली हम लोग किस में लेते हैं? वोल्ट में ही लेते हैं। तो ये वोल्ट में लिया है और इसको आपने मिली एम्पेयर में लिया है। जब इसकी ग्राफ आपने बनाई है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है।
ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। दिस इज फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार का आता है। अब इस ग्राफ को पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए ग्राफ में क्या है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। स्लोली 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 आपने ग्रेजुअली वोल्टेज को बढ़ाया टिल 0.3 वोल्ट। आपको कोई करंट नहीं मिला या ऑलमोस्ट जीरो करंट मिला। ये करंट किसकी वजह से मिला है? बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दिस ओनली बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। व्हाई? बिकॉज इनिशियली अंदर एक इंटरनल पोटेंशियल बना हुआ था, दैट इज ई इंटरनल, वो क्या ना, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वोल्टेज को कुछ हद तक क्या करता है, अपोज करता है। अपोज कब तक करता रहेगा? जब तक कि पोटेंशियल बैरियर को आप क्रॉस ना कर जाएं, क्योंकि वो जो डिवाइस बना है उसका अगर इंटरनल बैरियर या इंटरनल पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है, जो कि इस ग्राफ से ही हमें पता चलता है कि वो वैल्यू जहां पे सडनली ग्राफ क्या करती है, करंट की वैल्यू इंक्रीज करने लग जाती है, वो वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। पोटेंशियल बैरियर तक हमें ऑलमोस्ट नो करंट मिलेगा, बिकॉज रीजन बीइंग कि उतने देर तक तो वो पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर पाता। अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो कम है, तो करंट को वो बढ़ने नहीं दे। फॉरवर्ड करंट अभी नहीं आ रहा, आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट नहीं मिल रहा है। द मोमेंट 0.3 अचीव किया, आपका अंदर का पोटेंशियल बैरियर टूटा और आपका जो डिप्लीशन रीजन था वो क्या हो गया, कम हो गया। डिप्लीशन रीजन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन हुए, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन किया, उसी टाइम पे पॉजिटिव पे एक बॉन्ड टूटा, होल्स इधर ट्रैवल कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रैवल किए और ये प्रक्रिया चलती गई। जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक आपको फॉरवर्ड करंट मिलता जाएगा और वो वैल्यू आप धीरे धीरे एकदम सडनली क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया, ये बढ़ गया। ये एक लॉजिक समझ में आया कि ये कैसा हुआ और क्यों यहां तक जीरो था उसके बाद ये बढ़ गया। डन। ग्राफ बना लीजिए, उसके नीचे जो मैं लिखवाता हूं उसको लिखिए। ये वैल्यू जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको वही लिखना होगा जो यहां पर दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम में आता भी है तो आपको यही वैल्यूज लिखनी होंगी। फॉरवर्ड करंट इन मिली एम्पेयर, वोल्टेज अप्लाइड वोल्ट में, और ये जर्मेनियम के लिए ऐसा ग्राफ बनाया गया है। और ये किस सर्किट से लिया गया है वो सर्किट भी मैं बता देता हूं, सो दैट कि पता नहीं आप लोग प्रैक्टिकल इस साल करेंगे कि नहीं करेंगे, आई डोंट नो। तो वो सर्किट भी ड्रॉ करके दे देता हूं ताकि अगर बाई चांस आप लोग को एग्जाम में दिखाई दे रहा है। दिस इज P साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। और जब P को आप पॉजिटिव से लगाते हैं और N को आप नेगेटिव से लगाते हैं तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है। आपने रियोस्टैट ले रखा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस वैल्यू मिली एम्पेयर में। ये एमीटर जो आपने लिया है ये कैसी रीडिंग देगा, ये मिली एम्पेयर की रीडिंग देगा। और यहां जो आपने वोल्टेज ले रखा है ये वोल्ट में आपको रीडिंग देगा। और यहां पर आपने एक्सटर्नल जो V एक्सटर्नल लगाया होगा, ये V एक्सटर्नल जो भी वैल्यूज हैं वो आपको मिलेगी। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाएंगे तो आप वोल्टेज तो फिक्स करके रखते हैं, ग्रेजुअली वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप इसको क्या करते हैं, रियोस्टैट से आप वोल्टेज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने वोल्टेज को एडजस्ट किया बैटरी लगा के, एंड ये इस प्रकार से आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई। तो ये आपका सर्किट है, इसी सर्किट से हमने ये पोटेंशियल निकाला है। डन। लिखें
at the start when applied voltage is low, at the start when applied voltage is low, the current through the diode is almost zero. At the start when the voltage applied is low, the current through the diode is almost zero. It is because, क्या कारण होगा जीरो होने का? पोटेंशियल बैरियर. इट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर. इट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर which opposes the applied voltage, which opposes the applied voltage. Full stop. Point number 2. Till the applied voltage exceeds the potential barrier, till the applied voltage exceeds the potential barrier, current increases very slowly, current increases very slowly with increase in applied voltage, with increase in applied voltage. That is OA part of the graph. That is OA part of the graph. That is OA part of the graph. Done. Point number 3. With further increase in the applied voltage, with further increase in the applied voltage, the current increases very rapidly. The current increases very rapidly. That is AB portion of the graph. That is AB portion of the graph. In this situation, the diode behaves like a conductor. In this situation, diode behaves like a conductor. Diode behaves like a conductor. Full stop. The forward voltage beyond which the current through the junction start increasing, the forward voltage beyond which the current through the junction start increasing rapidly with voltage is known as knee voltage. Is known as knee voltage. यहां देखिए, is known as knee voltage. Rapidly with voltage is known as knee voltage. वो वोल्टेज जिसके बाद करंट सडनली इंक्रीज कर जाए उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज बोलते हैं. और वही क्या है? पोटेंशियल बैरियर भी है उस पर्टिकुलर डिवाइस का. पोटेंशियल बैरियर को जैसे ही आप एक्सीड करेंगे आपका करंट जो है वो बहुत रैपिडली क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. हेडिंग डालें रिवर्स बायस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. अच्छा, एक बात मैं ना रिवर्स बायसिंग में बोलना भूल गया था. रिवर्स बायसिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, बिकॉज डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया. डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बढ़ जाएगा. आपने फॉरवर्ड बायसिंग में लिखा था डिप्लीशन रीजन कम हुआ तो लो रेजिस्टेंस ऑफर होता है. लो रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. वेयरएज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिवर्स बायस जब कभी भी आप कराएंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह. इंसुलेटर मतलब नो करंट, यानी रिवर्स बायस होगा तो नो करंट, फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट आपको मिलेगा. ठीक है, तो लिखें रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स. रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स. रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक. चलिए, अब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसकी सर्किट देख लेंगे और फिर उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे. तो इससे आपका ये बायसिंग का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा रिवर्स बायसिंग का जो ग्राफ है वो किस तरीके से काम करता है.
अब रिवर्स बायसिंग का जो ग्राफ है वो आपको किस क्वाड्रेंट में मिलता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पे इस तरफ आप क्या लेते हो? इस तरफ 2 4 6 8 10, दिस इज करंट, दिस इज करंट, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स करंट, रिवर्स करंट, एंड दिस इज इन म्यू एम्पेयर। और ये वापस से अभी भी क्या है? वोल्टेज अप्लाइड ही है। चूंकि आप टर्मिनल को उल्टा कर दे रहे हैं इसलिए ये नेगेटिव की साइड पर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल अप्लाइड, यानी वोल्टेज अप्लाइड, और इसकी वैल्यू हम लोग वोल्ट में लेते हैं। डन। यहां पे क्या देखने को मिलता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो यहां पर हम लोग देखते हैं। यहां पर जो हम देख रहे हैं वो ऐसा कुछ है कि ये एक्चुअली नेगेटिव में होगा, है ना, क्योंकि आप रिवर्स बायसिंग ले रहे हैं। ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है इसका, और फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, सीधा होगा, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? रिवर्स बायसिंग का। अब रिवर्स बायसिंग की ग्राफ को पहले आप प्लॉट करें, और मैं इसका सर्किट भी आपको बता देता हूं। सर्किट में क्या करना है? सिर्फ पोलैरिटी को चेंज कर देना है। तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो ये आपका जो V एक्सटर्नल है उसको आप चेंज कर दीजिए, V एक्सटर्नल चेंज होगा और ये भी चेंज हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ दिस विल ऑल्सो चेंज, द डायरेक्शन ऑफ रियोस्टैट ऑल्सो विल चेंज। तो N टाइप अगर पॉजिटिव टर्मिनल को लग जाए और P टाइप नेगेटिव को लग जाए तो रिवर्स बायसिंग हो गई। अच्छा, ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ से आपने रियोस्टैट कर लिया और इसको आप यूं जोड़ सकते हैं, इसको आप यूं ऐसे जोड़ सकते हैं, बस इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये अब ये क्या हो जाएगा? म्यू एम्पेयर हो गया। ये तो वोल्ट ही है, ये थोड़े सिंबल्स, इसके जो पोलैरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ये इस तरफ इस बार हो जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये आप इस प्रकार से ग्राफ सबसे पहले बना लें। ग्राफ बना लीजिए, ये बना लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि क्या होता है। पूरा स्ट्रेट एकदम पैरेलल टू ऑलमोस्ट वाई एक्सिस। और मैंने जो ग्राफ आपको बनवाया था ना नॉन ओमिक कंडक्टर में, वो ये ग्राफ बनवाया था, ये ग्राफ बनवाया होगा मैंने। एक साथ ट्रांजिस्टर का रिवर्स और फॉरवर्ड राइस, यहां पे कहीं भी वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। V इज नोवेयर प्रोपोर्शनल टू करंट, या I इज नोवेयर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। डन, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए तो समझ लेते हैं पहले, फिर लिख लेंगे। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने ग्राफ को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आपने नेगेटिव पोटेंशियल को 2 वोल्ट किया, वहां पे कहां पे करंट मिल रहा है? 0.3 वोल्ट पे। आप रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं तो आपने 2 वोल्ट लिया, 4 वोल्ट लिया, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट तक आपको कोई करंट नहीं मिला। पर सडनली जब आपने 10 वोल्ट दे दिया, फिर देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन करंट और आपको बहुत ज्यादा करंट मिला। डन। यानी रिवर्स बायस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक आपको कोई करंट नहीं मिल रहा है। जिस वोल्टेज तक आपको करंट नहीं मिल रहा है उस रीजन में आपका जो डिवाइस है वो सेफ है। पर जैसे ही 10 वोल्ट आप वहां दे देंगे, 10 वोल्ट जैसे ही आप वहां देंगे, सडन करंट फ्लो करेगा और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा तो वो जल जाएगा और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए वो पोटेंशियल जिस पे आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। व्हाट इट? वो ब्रेकडाउन क्यों इसलिए हो रहा है? क्योंकि एक सडन पोटेंशियल के बाद इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट पैदा हुआ, करंट पैदा होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R, मतलब हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाई R इंटू टी। अभी पोटेंशियल 10 वोल्ट का स्क्वायर 100,
रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा, इनटू टी, जितने टाइम तक आप लगाओगे उतना हीट पैदा हुआ, और अगर उतना हीट पैदा होगा तो आपका जो डिवाइस है वो जल जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि फॉरवर्ड बायसिंग का रीडिंग तो आपको लेने दिया जा सकता है, पर रिवर्स बायसिंग का रीडिंग आपको कभी भी टेक्नीशियन नहीं लेने देगा। उसका रीजन है कि अगर आपने वोल्टेज को ऐंठ दिया इतना ज्यादा कि वो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से बड़ा हो गया, तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और फाइन सब लोगों को मिलकर देना पड़ेगा। लिखें, ये क्लियर हुआ? तो लिखें, इन रिवर्स बायस द वोल्टेज अप्लाइज सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ जो है ना वो पैरेलल है, पर थोड़ा थोड़ा करंट मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिला है, स्लाइट करंट मिल रहा है। तो ये करंट किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। लिखें, इन रिवर्स बायस द अप्लाइड वोल्टेज सपोर्ट द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, supports the flow of minority charge carriers across the junction, across the junction. So a very small current flows, so a very small current flows across the junction, so very small current flows across the junction due to minority charge carriers, due to minority charge carriers. Full stop. Motion of minority charge carrier, motion of minority charge carriers also supports the internal potential, also supports the internal potential, also supports the internal potential. So all the majority charge carriers, all the minority charge carriers cross over the junction, all the minority charge carriers cross over the junction. Full stop, paragraph change. Therefore the small reverse current remains almost constant, therefore a small reverse current remains almost constant over a large range of reverse bias, over a large range of reverse bias. Therefore a small reverse current remains almost constant over a sufficiently long range of reverse bias, increasing very little, increasing very little with increasing voltage, increasing very little with increasing voltage. OC graph of the, OC part of the graph, OC part of the graph, OC part of the graph. Full stop. The reverse current is voltage independent, the reverse current is voltage independent. दिखाई दे रहा है, the reverse current is voltage independent. आप वोल्टेज चाहे कितना भी बढ़ाओ, करंट ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, वोल्टेज से उसको कोई लेना देना नहीं है। कब तक, जब तक कि ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आ जा रहा है। लिखें, अप टू अ सर्टेन वोल्टेज known as, up to a certain voltage known as breakdown voltage, up to a certain voltage known as breakdown voltage. और यहां पे हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कौन सा है, -10 ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यहां जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या है, -10 वोल्ट के बराबर। And this voltage independent current, and this voltage independent current is called reverse saturation current, is called reverse saturation current, is called reverse saturation current. और इसके बाद जब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच गए तो जो हमें करंट मिला है इसको वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इससे पहले -10 वोल्ट से पहले जो करंट था उसको वोल्टेज से लेना देना नहीं था,
और -10 वोल्ट के बाद जो करंट है उसको वोल्टेज से लेना देना नहीं। ये क्लियर है? इसलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरफ का जो करंट है इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेटेड करंट। और ये जो सीडी रीजन ऑफ द ग्राफ है, द सीडी रीजन ऑफ द ग्राफ, इस रीजन में अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। एंड दैट खराब होने का जो फेनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवलांचे ब्रेकडाउन। लिखें, द सीडी रीजन ऑफ द ग्राफ in which the CD region of the graph in which the reverse saturation current flows in the circuit, the reverse saturation current flows in the circuit and can damage the instrument is known as avalanche breakdown. AVALANCHE, avalanche breakdown. AVALANCHE, avalanche breakdown. The instrument damages because of overheating. The instrument damages because of overheating when the current value exceeds the leveling of current on the leveling of current of the instrument, leveling of current of the instrument. तो इंस्ट्रूमेंट पे जो लेवलिंग दिया हुआ है कि यहाँ 0.6 या 6 इंटू 10⁻⁻6 तक तो झेल लेगा, इससे भी ज्यादा हो जाएगा तो जल जाएगा। तो आपको रिवर्स में अगर -10 आ गया, आप करंट बढ़ते जा रहा है, आपको थोड़ी पता चल रहा है क्योंकि वो तो सडन हाइट कर रहा है। तो अभी 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी जा सकता था। तो आप अगर थोड़े टाइम के लिए भी उसको अगर 10 पर छोड़ दिए तो करंट बढ़ता ही चला जाएगा, और बढ़ते बढ़ते अगर उतना बढ़ गया जितना उसकी मैक्सिमम लिमिट है तो आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। इसलिए रिवर्स बायसिंग को बहुत आराम से, बहुत जैसे ही आ गया रीडिंग कि हाँ यहां पर उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया, बस तुरंत से उसको वोल्टेज कम कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो बस रीडिंग से मतलब है ना कि क्या वोल्टेज पर ये टूट जाएगा। अब उसके करंट पे नहीं, आप ये थोड़ा चेक करने लग जाएंगे अच्छा देखें तो सही किस करंट पर जाके इंस्ट्रूमेंट जल जाता है, ये तो आप नहीं चेक करेंगे ना, क्योंकि ये चेक करने के लिए आपको अपना इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा। हेडिंग डालें, डायोड एज अ रेक्टिफायर। डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब देखिए डायोड क्या था, ये पूरा पूरा आपको समझ में आ गया कि डायोड हम किसे कहते हैं। अब हम लोग को यह सीखना है कि हाउ डायोड वर्क्स एज अ रेक्टिफायर। तो पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि रेक्टिफायर कहते किसको है। व्हाट इज अ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। तो अभी एसी क्या है और डीसी क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एसी हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को। ऑल्टरनेटिंग करंट मींस इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वेयरएज डीसी इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट अगर आप कह रहे हैं तो ये भी फर्दर दो प्रकार का होता है। एक होता है डीसी विच इज कांस्टेंट डीसी, एक होता है कांस्टेंट डीसी, और एक सेकंड होता है जिसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मतलब वैल्यूज पल्सेट तो कर रही, मतलब फ्लक्चुएट तो कर रही हैं, पर ये नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो रहा है। उसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ ना, अगर मैं साइनोसॉइडल ग्राफ बना रहा हूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पर जब मैं डीसी की ग्राफ बना रहा हूं तो कांस्टेंट डीसी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट डीसी। दिस इज वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। तो ये वोल्टेज वर्सेस, ये तो आपने पढ़ा हुआ है पूरा, एसी तो पूरा पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक और मैं ग्राफ बना रहा हूं जहां पे ये भी क्या है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है, पर इस टाइम जो मुझे करंट मिल रहा है ना वो ऐसा मिल रहा है।
इस टाइम जो मुझे करंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, या मैं बोलूं इस टाइम जो मुझे करंट मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। इसको स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं, इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बोलते हैं, और साइनोसोडल वेव फॉर्म का भी मिलता है। अगर बाई चांस गलती से आप क्या कर लिए, बीटेक कर लिए, तो चाहे जिस भी ब्रांच से आप बीटेक करें, फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला जो ग्राफ है इसका एक्सपेरिमेंट आपको कराया ही जाएगा, चाहे आप जिस भी इंस्टीट्यूट से करें, आईआईटी से करें, एनआईटी से करें, ट्रिपल आईटी से करें, सो कॉल्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से करें, आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया ही जाता है, यही बताने के लिए कि ऑलवेज डीसी ऐसा ही नहीं होता, डीसी ऐसा भी होता है। और वो हमेशा हमें कहां मिलता है, वो हमें सेमीकंडक्टर्स में मिलता है। ये कहां मिलेगा, बैटरी के साथ। सिंपल कंडक्टर में जब बैटरी लगा देंगे तो ये मिलेगा, पर ऐसा मिलता है जब हम लोग सेमीकंडक्टर लेते हैं, और यही इसकी खास बात है जिससे हम इसे अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो ना सेमीकंडक्टर अलग अलग जगह पे हम यूज कर पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग डीसी। इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो रहा, एवरी टाइम इट इज पॉजिटिव ओनली। पर ये क्या है, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहां फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी यहां भी आ रही है, पर हियर द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट ओनली इन सिंगल फेज, पर हियर फ्रीक्वेंसी इज बोथ द फेज, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट आर ऑफ टू टाइप, वन इज कांस्टेंट करंट एंड वन इज पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग करंट का ये ग्राफ आप इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में बदलता है, तो वो इससे इस तरह के ग्राफ में कन्वर्ट होता है, इस तरह के ग्राफ में, तो वो पल्सेटिंग डीसी देता है। वो क्या देता है, पल्सेटिंग डीसी देता है। ये क्लियर है। लेकिन द प्रोसेस, अच्छा ये डायग्राम अगर बना लीजिएगा, ये आपकी किताबों में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अरे पहले लिख लो यार, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज या करंट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। वैसे रेक्टिफिकेशन का और इंग्लिश में मतलब क्या होता है, करेक्ट करना। रेक्टिफिकेशन मतलब रेक्टिफाई मींस करेक्शन, तो रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट इनटू डायरेक्ट वोल्टेज या करंट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर to convert alternating current या voltage into direct current या voltage. Rectifier, diode is used as a rectifier for converting alternating current या voltage into direct current या voltage. ठीक है, कोई डाउट? इसके नीचे ये बना लीजिए कि AC ऐसा होता है देखने में, DC दो प्रकार के होते हैं, एक कांस्टेंट डीसी होता है, एक पल्सेटिंग डीसी होता है। तो एसी पर लिखने के बाद ये वाला फोटो बनाइएगा, डीसी लिखिएगा तो फिर कांस्टेंट के बाद ये फोटो और पल्सेटिंग डीसी के बाद ये तीन डायग्राम आप बना लीजिएगा, ताकि कल को जब आप अकेले में पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान आए कि सर ने बताया था कि डीसी दो प्रकार के होते हैं, एक कांस्टेंट डीसी होता है और एक पल्सेटिंग। नहीं तो सीधे रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे जब आप पल्सेटिंग डीसी देखेंगे आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अरे ये कैसे एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गया सर, ये भी तो एसी ही लग रहा है देख के, पर वो एसी नहीं है, इट इज पल्सेटिंग डीसी। उसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। जल्दी जल्दी लिखें। तो आज की क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा के फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। तो रेक्टिफायर की तरह ये ग्राफ, रेक्टिफायर की तरह डायोड कब काम करता है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया या आना बाकी है? बाकी है। क्यों बाकी है वो मैं समझाता हूं। ये जो पर्टिकुलर रेक्टिफायर का काम कर रहा है डायोड, वो उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी की वजह से ही ऐसा कर पा रहा है, और उसकी क्या वो प्रॉपर्टी है वो जरा ध्यान से समझिए। डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो किस तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और डायोड को जब आप रिवर्स बायस कर देंगे तो वो इंसुलेटर यानी नो करंट यानी ओपन सर्किट। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि किस प्रिंसिपल पर डायोड एज अ रेक्टिफायर काम करता है।
जब जब उसको फॉरवर्ड करंट मिलेगा, यानी जब जब वो फॉरवर्ड बायस होगा, तब तब वो किस तरह बिहेव करेगा, क्लोज सर्किट की तरह, और वो करंट को पास कराएगा। वेयरएज जैसे ही आप उस डायोड को रिवर्स बायस कर देंगे, वो वहां पे उसको ओपन सर्किट कर देगा। इंसुलेटर मींस ओपन सर्किट और कंडक्टर मींस क्लोज सर्किट। क्लियर? प्रिंसिपल यही है। समझ लेते हैं, फिर इकट्ठे लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। आपने क्या किया, ये आपने एक एसी सोर्स ले लिया। ये आपने क्या ले लिया, एसी सोर्स ले लिया। इस एसी सोर्स में इस तरह से विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर आप यहां से क्या कर रहे हैं, अपने एनर्जी को इस तरफ दूसरी सर्किट पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन का केस है। वेरी गुड। अब म्यूचुअल इंडक्शन में जब आप इसको भेज रहे हैं, यहां पर आपने क्या लगा रखा है, डायोड लगा रखा है। यहां पे आपने क्या लगाया है, डायोड लगाया। अब ये इस तरह से आपने यहां एक डायोड लगा दिया, और ये इस प्रकार से ये सर्किट यहां ऐसे आ गई, और यहां से आपने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया। इस एंड पर आपने क्या ले लिया, आउटपुट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये ट्रांसफार्मर है, जहां पर आप नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पर आप वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, बस समझने वाली बात है। आपने इनपुट में क्या सोर्स दे रखा है, इनपुट आपका एसी सोर्स का है, डीसी सोर्स का है। इनपुट आपका एसी सोर्स का है, यानी फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव है, सेकंड साइकिल नेगेटिव है। जब एसी यहां से इस तरफ आया, तो फर्स्ट साइकिल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट साइकिल में इस ए टर्मिनल को और बी टर्मिनल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ए को पॉजिटिव जा रहा होगा और बी को नेगेटिव, क्योंकि यूनिडायरेक्शन ही करंट फ्लो करेगा। अगर यूनिडायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, फॉर द फर्स्ट हाफ यू विल गेट दिस, आपको इसके करस्पॉन्डिंगली यहां पर कुछ मिल जाएगा। वेयरएज जब हम नेगेटिव साइकिल लेकर चल रहे होंगे, नेगेटिव साइकिल को मैं दूसरे इंक से बनाता हूं, क्योंकि मेरे को दो डायग्राम ना बना पा रहे, एक ही डायग्राम से काम चल जाए। जब यहां से नेगेटिव चलेगा, तो नेगेटिव चलेगा तो ये क्या होगा, ये वाला टर्मिनल, अच्छा मिटा दिया, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। अगर ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हुआ और ये क्या है, पीएन जंक्शन है, पी को क्या लग गया, नेगेटिव, पी को नेगेटिव लगेगा तो ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस। ये ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट है। करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये सर्किट ब्रेक कर गई, सर्किट ब्रेक कर गई तो आपको कुछ नहीं मिला। फिर अगला वाला ये, इसके बाद वाला यहां आएगा, तो ये जब आएगा तो फिर आपको यहां पे क्या मिलेगा, अगेन पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल अगर पी से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बायस। ये क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट। ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है। सर्किट कंप्लीट हो गई, सर्किट कंप्लीट हुई, आपको वापस से क्या मिल गया, मिल गया। अब ये जो मिलते जा रहा है, यहां मिला, फिर यहां मिला, ये सारे ऊपर ही मिल रहे हैं, नीचे भी मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी मिल गया। दिस इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने क्या किया, सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई किया, फुल वेव को रेक्टिफाई नहीं किया है, आपने आधे वेव को ही रेक्टिफाई किया, नीचे वाला रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर पाए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी जो मैंने बताया ये कौन सा केस है, हाफ वेव रेक्टिफायर का केस है। प्रिंसिपल लिखें, फ्रॉम द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जंक्शन डायोड, प्रिंसिपल उसी के अंदर ही चल रहा है यार, डायोड एज रेक्टिफायर के अंदर, उसके अंदर लिखे प्रिंसिपल। आपने 3-4 लाइनें लिखी होंगी, रेक्टिफायर क्या होता है, लिखे प्रिंसिपल। फ्रॉम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जंक्शन डायोड, we can see that the diode allows current to pass, the diode allows the current to pass only when it is forward biased, only when it is forward biased. So if the alternating voltage is applied, so
if the alternating voltage is applied across a diode, the current flows only in that part of the cycle, the current flows only in that part of the cycle when the diode is forward biased. When the diode is forward biased, this property is used to rectify the current or voltage. This property is used to rectify the current or voltage. तो कह रहा जब कभी भी आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को किसी रेक्टिफायर से पास कराते हैं, तो जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तभी वो करंट को अलाउ करेगा, जब रिवर्स बायस होगा तो करंट को अलाउ नहीं करेगा. इसका एक 2 लाइन में जीस्ट लिख लीजिए. दैट इज डायोड बिहेव्स एज कंडक्टर या क्लोज्ड सर्किट. डायोड बिहेव्स एज अ कंडक्टर या क्लोज्ड सर्किट when it is forward biased, whereas it behaves as insulator या open circuit. It behaves as insulator या open circuit when it is reverse biased. When it is reverse biased, full stop. उसके नीचे लिखें, there are 2 ways of using a diode as a rectifier. There are 2 ways of using diode as a rectifier. प्रथमा, first one, half wave rectifier. द्वितीय, दूसरा, full wave rectifier. Half wave rectifier and फुल वेव रेक्टिफायर. डन? यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज और यहां समझने वाली यह है कि जब कभी भी हम इस तरह से डायोड यूज करते हैं तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये हमेशा स्टेप डाउन ही होगा. ये हमेशा स्टेप डाउन होगा. उसका रीजन क्या होगा बताएंगे? ये जब कभी भी हम ट्रांसफार्मर यहां यूज करेंगे, ये ऑलवेज एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. व्हाई इट विल बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कोई बताएगा? बिकॉज वोल्टेज इस साइड हमेशा कम ही चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि ये डायोड क्या चीज पे फंक्शनल होता है? ये डायोड 0.3 वोल्ट पे फंक्शनल हो जाएगा. और आप जब एसी दे रहे हैं तो आप यहां क्या दे रहे हैं? 220 वोल्ट. अब 220 वोल्ट एसी को 0.3 वोल्ट में कन्वर्ट करना है डीसी में, तो ये तो 0.3 वोल्ट पे ही काम करना स्टार्ट कर जाएगा. तो यू रिक्वायर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो ये बात मैं उस टाइम शायद बोलना भूल गया था, इसको ध्यान में रखिएगा. अब आप हाफ वेव हेडिंग डालें, हाफ वेव रेक्टिफायर. हाँ, अभी हेडिंग डाल रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम पहले आप बना लें. हाफ वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम आप बना लें. और यहां मैं आउटपुट इनपुट कर्व बना देता हूं. कैसे आपने आउटपुट इनपुट कर्व दिखाना है, ऐसे दिखाइएगा. मैंने इधर इनपुट और आउटपुट दिखा के ऐसे दिखाया था, आप ऐसे दिखाएंगे. आप ऐसे दिखाइएगा. लाइन थोड़ा देख लीजिएगा, अगर मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो भी रहा होगा तो आप सीधा ही बनाएंगे. ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और यहां पे जो आपको मिला है वो क्या है? आउटपुट है. दिस इज इनपुट वोल्टेज या करंट एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज. प्लस के टाइम पे तो आपको मिल रहा था पर नेगेटिव में नलीफाई हो गया, फिर प्लस को मिल रहा था, नेगेटिव को अगले इसमें नलीफाई हो जाएगा. तो इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन. तो चूंकि हाफ वेव है तो सिर्फ आधे ही वेव को क्या कर रहा है? रेक्टिफाई कर रहा है, आधे वेव को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है. लॉजिक क्लियर है? कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? बिकॉज लॉजिक यही है कि फॉरवर्ड बायस के दरमियान वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस के दरमियान वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. डन? इसका जो डिस्क्रिप्शन है और फिर फुल वेव रेक्टिफायर है, इसको मैं अगली क्लास में आप लोग को लिखवाते हुए, समझाते हुए पढ़ा दूंगा. उसका रीजन ये है, क्योंकि होना तो ऐसा चाहिए था कि हाफ वेव और फुल वेव
हमेशा एक ही साथ होना चाहिए, लेकिन समय की कमी के हिसाब से ये अभी हम लोग हाफ वेव आज देख लिए। लिखने के टाइम पे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा हाफ वेव, तो फिर जब फुल वेव समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि अगली क्लास में हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।